नमस्कार मित्रों, नियति का भी अपना एक योगदान होता है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन नियति सिर्फ सब कुछ तय नहीं करती। ये बात अलग है कि नियति की एक महत्वपूर्ण भूमिका कई बार स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि वो सही सिद्ध होती है, प्रमाणित सिद्ध होती है, उसके विरुद्ध हमारे पास कोई तर्क नहीं होता। मैं एक जिक्र आपसे कर रहा हूँ घटना का, कि आप ये बात मानिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। उसे द्वितीय महायुद्ध भी कहते हैं। तो ये द्वितीय महायुद्ध के दौरान एक सैनिक को अपने घर जाने के लिए बड़ी मुश्किल से काफ़ी मान मुनव्वल के बारे में बाद में उसको अनुमति मिली कि आप अवकाश लेकर अपने घर जाके अपने परिवार को संभाल सकते हैं। उसे अपने घर और परिवार के बारे में भ्रामक सूचनाएं मिल रही थी। जब उसने सारी बात बताई कि मेरा ध्यान उधर पलट जाता है, तो उसके बाद अधिकारियों ने देखा कि इसकी मानसिक स्थिति में वो एक बदलाव से आ रहे हैं, तो इसको एक बार घर जाकर अपने घर को संभाल कर दोबारा लौटने के लिए जो अवकाश चाहिए वो दे दिया जाए। अवकाश लेकर वह व्यक्ति अपने घर के पास जब पहुंचा सड़क पर, तो वहाँ पर लाशों से लदे हुए ट्रक उसने देखे और वो एक बार कांप गया, क्योंकि उसने सुना था कि शत्रु की सेनाओं ने उसके शहर पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में बहुत सारे लोग मर गए थे। और इन्हीं आशंकाओं से ग्रस्त वह वस्तुतः युद्ध भूमि पर, युद्ध के मोर्चे पर अपनी दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा था। अब उसने जब देखा, पूछा कि ये लाशें कहाँ ले जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इसका कोई पहचान तो होती नहीं है, तो सामूहिक रूप से इनके लिए एक कब्र विशाल बनाई जाएगी, उस कब्र में दफन सबको कर दिया जाएगा, और तो हमारे पास चारा कोई नहीं है। क्योंकि युद्ध का काल है और इस काल में हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है कि हम परंपराओं को या रिचुअल्स जो पुरानी अंत्येष्टि की होती हैं उनको पूरा करें। हमारे सामने एक ही है कि एक सामूहिक कब्र बना दी जाए, उसमें सारी लाशों को दफना दिया जाए और उनकी जहाँ तक हो सके जो विवरण हम ले सकते हैं वो निशानी के तौर पे ले लिए जाएं, बाद में उनकी पहचान होती रहेगी। और अंतिम नज़र जब उसने डाली कुछ लाशों पे, उसकी नज़र पड़ी तो लाशों के ढेर के सामने, वो एक लाशों के ढेर के सामने वो खड़ा हुआ, उसकी नज़र अचानक एक लाश पे अटक गई और उसको लगा कि इस लाश के पैर में जो जूता है, ऐसा जूता तो मेरी पत्नी के पैर में था, ऐसा ही जूता था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी पत्नी हो सकती है, लेकिन उसको लगा, थोड़ा सा वो माथा ठनका, आशंका से ग्रस्त पहले ही था, तो उसने जल्दी से एक बार पीछे हटा और उसके बाद अपनी शव की जांच करने के लिए उसकी लाश को देखने की अनुमति मांगी अधिकारियों से। उसने कहा कि मुझे आशंका है कि ये हो सकता है कहीं मेरी पत्नी तो नहीं। अगर ये स्थिति जब आई, वो फौजी यूनिफॉर्म में था, वर्दी में था, तो जो सैनिक थे उन्होंने ट्रक चला रहे थे, तो उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी मानवीय आधार पर कि ठीक है, तुम जल्दी से देख लो, उसके बाद हमें इन सबको ना सामूहिक कब्र में ले जाना है। उसने लाशों को पुलट कर इधर उधर करके देखा और उसको लगा कि ओहो, ये तो वही पत्नी है। और उसको एकदम से सदमा सा लगा, आघात सा महसूस हुआ। उसने शव को उठाया तो उसे लगा कि शव में थोड़ी सी गर्मी भी है। और जब उसने थोड़ा सा उसको हिलाया ऐसे अपने मरमाहत अंदाज में, बहुत ज़्यादा आघात से ग्रस्त था ही, उसने थोड़ा सा उसको हिलाया तो उसको लगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी स्पंदन भी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सांस आ रही है। उसने तत्काल शव को बाहर रखा और उसके बाद उनसे, सबसे सैनिकों से कहा कि मुझे इसकी अनुमति दे दो यार, मुझे लगता है कि ये शव तो मेरी पत्नी का है, पर हो सकता है इसमें कोई प्राण की थोड़ी सी गुंजाइश हो, तो मुझे इसका प्रयास करने दो। और तत्काल एक और ट्रक बुलाया गया जिसको एम्बुलेंस के रूप में यूज़ किया जाता था, और उसके मानवीय आधार पर ये भी अनुमति मिल गई कि इसको फटाफट सैनिक अस्पताल जो निकटवर्ती है वहाँ ले जाया जाए। और निकटवर्ती अस्पताल में उसको ले जाया गया और उसको ये पता था कि मेरी पत्नी गर्भवती थी और इतने आघात तो सहने के बाद उसका जीना मुश्किल था। लेकिन जब डॉक्टरों ने इसकी जांच की तो उन्होंने कहा कि इसमें प्राण की गुंजाइश लगती है। तब तपाया गया, उसको एक आध दवा दी गई, कुछ इंजेक्शन लगाए गए, तो उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर में हलचल शुरू हुई और डॉक्टरों ने कहा कि अब ये सेफली सुरक्षित जगह पे जा सकती है। उसको सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाया गया, वहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि उस बच्चे का नाम वो है जो शख्स
पिछले लगभग 12 साल से एक देश का राष्ट्रपति है, और मैं बात कर रहा हूँ रूस के राष्ट्रपति वर्तमान पुतिन की। और आप नियति को क्या कहेंगे कि यदि वो सैनिक अपने घर में ना पहुंच पाता समय पर, उन ट्रकों की में लदी हुई लाशों के सामूहिक कब्र में दफनाए जाने के कुछ लम्हे पहले अगर वो ना पहुंच पाता तो क्या होता। ये एक अजीब सी जो चीज़ें हिलाती हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन इस वक्त विश्व के जो शिखर राजनीतिज्ञ हैं, आप अगर शिखर 5 मानेंगे तो 5 में से एक पुतिन का नाम है। और ये भी आपके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी कि पुतिन जैसे बड़ा सशक्त राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है इस वक्त, वो लंबे अरसे से सत्ता में है और उसकी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। और ये भी मित्रों एक सत्य है, आपको ये एक और बताऊं कि उसका जो ग्रैंडफादर था, उसका दादा, वो लेनिन के किचन में रसोइया था। रूस में, सोवियत संघ में लेनिन की किचन में एक रसोइया था, और उसका परिवार कैसे आगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों फौज में चला गया। अब ये सारे किस्से कहानियाँ मित्रों भले ही लगें कि ये अविश्वसनीय हैं, लेकिन ये वास्तविक हैं, ये तथ्यात्मक हैं। इन पे आपको विश्वास किए बिना आप रुक नहीं सकते, कोई चारा आपके पास विकल्प नहीं है। और वो पुतिन मित्रों राजनीति में आने से पहले एक जासूस था। ये भी आपके लिए बड़ी एक अजीब बात होगी कि उसने केजीबी, जो कि सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ की विश्व विख्यात जासूसी की संस्था थी, उसमें वह व्यक्ति 2008 से 2012 तक, नहीं 2012 में तो राष्ट्रपति बन गए थे। 2008 से पहले वो केजीबी में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करता रहा, और उस पद पर एक जासूस के रूप में उसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में जासूसी की। और बड़े जो कठिन जो चुनौतियां थी, जिन्हें आप कहते हैं शीत युद्ध आपको अब नई पीढ़ी को तो याद नहीं होगा, लेकिन कोल्ड वार के नाम से एक लड़ाई लंबी चली थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। उसे शीत युद्ध कहा जाता था। अर्थात धमकियां दी जाती थी, चेतावनियां दी जाती थी, चुनौतियां दी जाती थी, लेकिन हमले कम होते थे। और हमले होते भी थे दूसरे देशों को शिकार बनाने के लिए होते थे। अपनी धरती पर दोनों देश लड़ते नहीं थे। बड़ी शक्तियों का ये उस वक्त एक अंदाज था अपना कार्यशैली का, कि सोवियत संघ की ज़मीन पर कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया, और ना ही अमेरिका की ज़मीन पर, लेकिन दोनों देशों ने वियतनाम में, अन्य कई देशों में जो तबाहियाँ, आपसी टकराव के साथ जो तबाहियाँ पैदा की, वो भी इतिहास का हिस्सा हैं। और पुतिन मित्रों, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसका जो राजनीतिक जो कैरियर है अब भी उस मुकाम पर है, उस शिखर पर है कि उसको चुनौती देने वाला फ़िलहाल रूस में कोई विकल्प नहीं है। और अब उसकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग बदल रही है। वो अब चीन के साथ कुछ कूटनीतिक रिश्ते बनाकर अमेरिका को एक चुनौती, नई चुनौती के रूप में नई चुनौती दे रहा है। और चुनौती जो है यूक्रेन के मामले में हमारे सामने आई। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, जब सोवियत संघ टुकड़ों में बटा तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मित्रों, ये लंबी दास्तानें हैं। अब धीरे धीरे वहाँ भी तनाव कम हो रहा है। अमेरिका और दोनों ही सहमत हो गए हैं कि रूस और अमेरिका दोनों कि हमें तनाव बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान जो वारफेयर है, जो सामरिक स्थितियां हैं, जो युद्ध के संहारक अस्त्र हैं, वो हमारे अपने देशों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो हमें उस स्थिति से बचना चाहिए। और धीरे धीरे यूक्रेन पर दबाव जो है दोनों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था नियति की, तो नियति पर आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। धन्यवाद।